नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको मालूम होगा कि हमने एपिसोड 1 में आपसे बात किया था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, जिसमें मैंने आपसे बात किया था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या महत्व हैं और उनको कैसे पढ़ा जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल टैकल कर सकें। और उसके बाद मैंने बताया था कि उससे सवाल किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। सेम स्ट्रैटेजी के साथ आज का वीडियो, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा साहित्यिक स्रोत, जिसको अंग्रेजी में आप लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल सेम रणनीति अपनाएंगे। क्या क्या, पहली बात पढ़ेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से ग्रंथ इसमें आते हैं और इससे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और कौन सा अप्रोच अपनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग टैकल कर सकें। तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वीडियो चैनल के लिंक पर जाकर पहले आप एपिसोड 1 को देख लें, सीरीज़ 1 को देख लें, लेक्चर 1 को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। मैंने बताया कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उसको बोलते हैं जिसको ज़मीन के खुदाई के माध्यम से, ठीक, जब हम लोग ज़मीन का खुदाई करते हैं तो खुदाई के माध्यम से जो भी सामग्री प्राप्त होती है वो सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वही चीज़ें आएंगी जो लिखित रूप में मौजूद होंगी। ठीक, तो एक चीज़ तो तय है कि साहित्यिक स्रोत उसी काल का मिलेगा जिस काल में लेखन कला का विकास हो चुका रहेगा। ठीक, तो साहित्यिक स्रोत का एक अर्थ यह है कि लिखित रूप में मौजूद, ठीक है, वैसा साक्ष्य जो लिखित रूप में मौजूद हो, जैसे किताब, जैसे कोई ग्रंथ, ये सारे के सारे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब पढ़ते हैं हम लोग कि साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में देखते हैं और कौन से प्रकार में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो देखिए इसके टाइप के बारे में देखिए, 3 तरह के इसके प्रकार होते हैं। पहला जो है वह है धार्मिक, ठीक है। दूसरा जो है वो है गैर धार्मिक, ठीक है। और तीसरा जो इसका है वह है विदेशी साहित्य। मेरे साथ आप हमेशा की तरह लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो कि धार्मिक जो साहित्य है वह 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इतिहास की मूलतः शुरुआत हो रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हो रही है। तो उस समय में लिखित साधन जो है वो मौजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है। उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। तो लेकिन आप देखो कि धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। पहला, एक वैसा ग्रंथ जो ब्राह्मण धर्म से जिसका संबंध है, ठीक है, और दूसरा वैसा ग्रंथ जो गैर ब्राह्मण धर्म से है। अब गैर ब्राह्मण धर्म का अर्थ यहाँ पर क्या है? ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत है वैदिक धर्म और गैर ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत है जैन एवं बौद्ध, ठीक है, जैन एंड बौद्ध, ठीक है, ये टेक्स्ट। और गैर धार्मिक टेक्स्ट के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आएगी? जैसे आप देखो कि मौर्यन डायनेस्टी जब आप पढ़ते हैं तो उस समय अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी जाती है चाणक्य के द्वारा, ठीक है। प्लिनी लिखता है किताब। उसके बाद कई तरह के राइटर होते हैं जो किताब लिखते हैं जिनका धर्म से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता है, वह धार्मिक साहित्य के अंतर्गत उसको नहीं रखा जाता है। तो वो सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ये तीनों चीज़ें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती है। तो गैर धार्मिक में कौन कौन आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले आप यहाँ इतना समझिए। विदेशी साहित्य में क्या क्या करेंगे, किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे उस दौर में मान लिया कि एंशिएंट इंडिया का दौर सिंधु घाटी से शुरू होता है और ये कब तक चल रहा है? ये चल रहा है, आप मान लीजिए गुप्त तक चल रहा है, ठीक है। तो इस दौर में जो भी विदेश से जो भी लेखक आएंगे, जो भी ट्रैवलर आएगा और वह कोई भी लिखित कोई भी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को यदि वो लिखित रूप में लिखता है किताब के रूप में और वो चीज़ें मौजूद होती है भारत में, तो वो सारे के सारे जो होंगे वो लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। उनको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत काउंट किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि फाहियान आते हैं, ठीक है। किसके समय? चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान आते हैं, हर्षवर्धन के समय वेनसांग आते हैं। तो ये जितने भी जो लोग हैं अपना विवरण देंगे वो सारे के सारे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं।
अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। धार्मिक पहले हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्रोत के बारे में, और उसमें भी फिर बात करेंगे ब्राह्मण स्रोत के बारे में, उसके बाद करेंगे गैर ब्राह्मण स्रोत के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे गैर धार्मिक स्रोत के बारे में, फिर विदेशी साहित्य के बारे में। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा लिखते रहने का, क्योंकि मैं लिखते जाऊँगा और मिटाते जाऊँगा। आगे आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये जो धार्मिक हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है, वहाँ तक आपने लिख लिया था। तो मैंने बताया था कि एक तो था ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन चीज़ें आ सकती हैं। पहली बात कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंदर क्या क्या आ सकता है, वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक काल में जो चीज़ें लिखी गई थी वैदिक साहित्य आ सकता है, महाकाव्य आ सकता है। ये देखिए मैं लिखता हूँ, वैदिक साहित्य, दूसरा महाकाव्य आ सकता है, तीसरा पुराण आ सकता है, चौथा उपनिषद आ सकता है, उपनिषद, पांचवा आरण्यक आ सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी ग्रंथ हैं इनका संबंध डायरेक्ट वैदिक रिलीजन से है, डायरेक्ट ब्राह्मण धर्म से है। जैसे आप वैदिक साहित्य में जाएंगे तो वैदिक साहित्य में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे आप इसमें कह सकते हैं ऋग्वेद है, ठीक है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। लिखते चलेंगे आप। तो देखिए जब आप ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मूल तौर पे ऋग्वेद पर, है ना, निर्भर रहना पड़ता है। तो इससे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। ऋग्वैदिक काल का फेज आपको पता होना चाहिए कि यह 1500 से लेकर के 1000 BC का इसका फेज है। तो 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच भारत का समाज कैसा था, भारत की संस्कृति कैसी थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास एकमात्र स्रोत है और वो स्रोत का नाम है ऋग्वेद, ठीक। उसके बाद 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच जानकारी प्राप्त करने के लिए उस दौर में इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसके बाद शूद्रों की स्थिति क्या थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 ग्रंथ हैं जिसका नाम है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद लास्ट का वेद है अथर्ववेद जिसमें जादू टोना टोटका मंत्र की बात की गई है अथर्ववेद में, ठीक है। क्लियर है। यदि आपसे सवाल आए कि ऋग्वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार के स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वह है ऋग्वेद पे, ठीक है। और ऋग्वेद किस सोर्स के अंतर्गत आता है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत, और वैदिक साहित्य किसके अंतर्गत आता है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं। ये वैदिक साहित्य था। महाकाव्य के रूप में आप देखोगे कि महाकाव्य में है रामायण, ठीक है, रामायण एक महाकाव्य है, महाभारत एक महाकाव्य है, ठीक है। तो रामायण और महाभारत के बारे में काल अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि महाभारत के जो लेखक हैं उनका नाम है महर्षि वेदव्यास, ठीक है। क्या नाम है, महर्षि वेदव्यास। आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि महाभारत का रचयिता कौन है, तो उनका नाम है वेदव्यास, ठीक है। तो जब आप महाभारत का अध्ययन करेंगे, रामायण का अध्ययन करेंगे, तो उस दौर के सामाजिक परिस्थिति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और रामायण और महाभारत किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है, महाकाव्य के अंतर्गत। और महाकाव्य किसके अंतर्गत है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। और ब्राह्मण ग्रंथ किसके अंतर्गत है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। क्लियर है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और तीसरा पॉइंट है हमारा पुराण। तो पुराण के बारे में संख्या याद रखें कि पुराणों की कुल संख्या 18 थी, ठीक है। और पुराण के काल में जो भी चीज़ें थी, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उन तमाम चीज़ों के बारे में पुराण से हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक कि कई ऐसे पुराण हैं जो बुद्ध के कॉन्टेम्प्ररी हैं, जो बुद्ध के समकालीन हैं। तो जब हम लोग बुद्ध के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी पुराण हमें मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान रखिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक चीज़ था कि जब वेद आया तो इसके 6 अंग हुआ करते थे, जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं शिक्षा, कल्प,
एक का नाम था व्याकरण, एक का नाम था निरुक्त, एक का नाम था छंद और एक का नाम था ज्योतिष। तो यह इसके 6 हिस्से थे जिसको इसको वेदांग बोला जाता है। तो पूछा जाता है सवाल कि वेद के कितने अंग थे, तो 6 अंग थे। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 अंग थे, ध्यान रखिएगा। और इनको वेदांग बोला जाता है, वेद प्लस अंग यानी वेदों का अंग। क्लियर है? अब देखते हैं कि जब पुराण 18 प्रकार के आए, ठीक है, और उसमें कुछ पुराणों की चर्चा मैं करता हूँ आपके साथ। जैसे आप मान लीजिए कि मार्कंडेय पुराण है, ठीक, मार्कंडेय पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, शिव पुराण है, यह इस तरीके के तमाम 18 पुराण हैं। जब हम लोग पुराण के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक एक पुराण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन कौन से पुराण हुए और उनको कौन कौन से लेखक हुए। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि पुराण जो है एक प्रकार का ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आता है, लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत आता है। टोटल संख्या याद रखिएगा 18 होते हैं, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे आते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का बेसिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह सवाल कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। उपनिषद का सामान्य अर्थ क्या होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपने गुरु के समीप, ठीक है, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद से भी हमें क्या जानकारी मिलती है? वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के सोसाइटी के बारे में उपनिषद से जानकारी प्राप्त होती है। आरण्यक बोला जाता है जो लोग जंगल में चले जाते थे और उन लोगों ने जो उपदेश दिया, जिनको बाद में लिखित रूप में संकलित किया गया, उन सारे के सारे तमाम ग्रंथ आरण्यक के अंतर्गत आते हैं और यह भी एक प्रकार का लिटरेरी सोर्स है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंदर इतने सारी चीज़ें आती हैं। मूल तौर पर कौन कौन है? वेद है, महाकाव्य है, पुराण है, उपनिषद है और आरण्यक है। 5 चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग गैर ब्राह्मण साहित्य पे। और गैर ब्राह्मण में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए। गैर ब्राह्मण में हमारे पास है 2 चीज़ें। मूल तौर पे उस समय 2 चीज़ें चल रही। पहला तो बौद्ध टेक्स्ट है और दूसरा जो चल रहा है वो है जैनियों का, ठीक है, जैन ग्रंथ है ना। तो बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन आ सकते हैं दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ आए थे। जब हम लोग बुद्ध का काल पढ़ेंगे ना, बौद्ध पीरियड पढ़ेंगे, तो उसमें इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पे यहाँ पे ध्यान रखिए कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक नाम का एक ग्रंथ हुआ करता था, जिसमें 3 पिटक हुआ करते थे। और वो 3 पिटक का नाम था दोस्तों, एक तो सूत पिटक, विनय पिटक, ठीक है, सूत पिटक है, एक विनय पिटक है और एक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ये 3 प्रकार के पिटक हैं। सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन हैं? तो ये तीनों हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सवाल यदि थोड़ा सा हार्ड करेगा तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है, और यह तीनों दिया रहेगा ऑप्शन डी में, कुछ और रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको, सवाल आपसे उलट करके भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप हर परिस्थिति में खुद को ढालने के लिए तैयार रखिएगा। इसलिए लिखने के साथ साथ समझने की कोशिश ज़्यादा करना है आपको। तो बौद्ध ग्रंथ में सब, इसके अलावा आप देखिए कि अब बौद्ध ग्रंथ में और भी है, जातक कथाएँ हैं। जातक कथाएं जो हैं, इसमें बताया गया कि बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध का जन्म पहले भी कई बार हो चुका था। उसके बाद इसमें और क्या पढ़ सकते हैं? जैसे मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो भी है, जो कि मिलिंद एक शासक है, वो एक टॉक करता है, एक संवाद करता है, उसी को बाद में ग्रंथ के रूप में कर दिया जाता है। अंगुत्तर निकाय है, आर्य मंजूश्री कल्प है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय है और आर्य मंजूश्री कल्प है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंगुत्तर निकाय है, यह नाम आपको कंठस्थ होना चाहिए, और आर्य मंजूश्री कल्प, ताकि आपसे पूछ दे कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथ नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और दे दे ऑप्शन ए में मान लिया दे दिया सूत पिटक एवं विनय पिटक, बी में दे दिया अभिधम पिटक एवं मिलिंद पन्हो, सी में दे दिया अंगुत्तर निकाय एवं आर्य मंजूश्री कल्प, और डी में दे दिया उपरोक्त सभी।
तो आंसर क्या करेंगे हम लोग, उपरोक्त सभी। इसलिए आपको एक एक नाम याद रखना है ताकि किसी भी तरीके से वो सवाल पूछे तो आप नहीं फंसे उसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं जैन साहित्य के बारे में। और जैन साहित्य के बारे में कौन कौन सी चीज़ है, जैसे आप देखिए एक बहुत फेमस किताब है जैन ग्रंथों का, नायाधम कहा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला। दूसरा है भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र जब हम लोग मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे तो भगवती सूत्र से मौर्यन काल के बारे में, मौर्यन सोसाइटी के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे भगवती सूत्र में हमें पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में। यह सवाल 2-3 बार लगभग नेट में पूछा गया है कि निम्न में से किस जैन ग्रंथ के माध्यम से 16 महाजनपद के बारे में या फिर महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वह है भगवती सूत्र। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जैन ग्रंथ में जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी ग्रंथ हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। फिलहाल आप इतना चीज़ों को समझने की कोशिश करें, यदि इतना आपको याद हो पा रहा है तो फिर आगे की चीज़ें आप समझ सकते हैं। आगे आते हैं, गैर ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। और अब आते हैं हमारे पास, मैंने दूसरे के बारे में बात किया था, और दूसरा था हमारा धर्म, मतलब जो जिनका धर्म से संबंध नहीं है, यानी उसको क्या बोले थे, गैर धार्मिक। दूसरा जो स्रोत है हमारा वह है गैर धार्मिक, अंग्रेजी में बोलेंगे तो नॉन रिलीजियस। अब नॉन रिलीजियस सोर्सेज के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं, 2-4 किताबें हैं जो मैं आपको बताता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है एक किताब लिखी गई थी, जैसे अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य ने लिखा था। जैसे और कौन सी किताब है, जैसे नीतिसार है, नीतिसार लिखी हुई कामंदक की किताब है। उसके बाद आप और किताबों के रूप में जिक्र कर सकते हैं राजतरंगिणी के बारे में, बहुत फेमस किताब है दोस्तों, और इसके लेखक हैं कल्हन। उसके बाद आप और कौन कौन सी किताब चर्चा कर सकते हैं, जैसे आप मतलब कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी किताबें आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ही हो जाएगा काम। जैसे एक है सोमेश्वर नाम है, ठीक है, सोमेश्वर की आप हमारे साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। सोमेश्वर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था कीर्ति कौमुदी, ठीक है। उसके बाद और किताब के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे विशाख दत्त, एक राइटर का नाम है जिनका नाम है विशाख दत्त, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। उसके बाद हम लोग विशाख दत्त के बाद हम लोग देख सकते हैं पाणिनि का, देख सकते हैं, उस किताब का नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। उसके बाद हम लोग किताब के रूप में देख सकते हैं, जैसे एक तो महाभारत पे एक भाष्य लिखा गया था, महाभाष्य इसको बोला गया है, और इसको लिखा था पतंजलि ने, ठीक है। और आप 8वें नंबर में और आप किताब के रूप में देख सकते हैं जैसे राजशेखर, एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखा है प्रबंध कोश, राजशेखर ने। उसके बाद और आप देख सकते हो, जैसे ये सारी चीज़ें जो है वह किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी में एक और ग्रंथों का लिस्ट होगा जिसमें व्यक्तिगत जीवन पर आधारित होगा, जैसे बाणभट्ट हर्षचरित को लिखता है, ठीक है। तो वो क्या है, हर्ष के जीवन पे आधारित ग्रंथ है, उसके बारे में। जैसे बाणभट्ट हर्षचरित को लिखता है, आप इसको भी लिख लीजिए, हर्षचरित, इसको लिखता है बाणभट्ट। उसके बाद आप देख लीजिए एक बार, एक का नाम है अश्वघोष, अश्वघोष, और यह लिखता है, अश्वघोष एक किताब लिखता है जिसका नाम है बुद्धचरित,
ठीक है, इतने सारे किताबें तो और बहुत सारी हैं। फ़िलहाल आप इतना समझें, जब हम लोग एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे तो प्रत्येक चैप्टर पढ़ने से पहले उस काल के सोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए जब हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, मोटे तौर पे आप समझने की कोशिश करें कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है और उसका कैसे उपयोग किया जाता है किसी भी काल के अध्ययन के लिए। तो आप देखोगे कि अर्थशास्त्र जो लिखा है इसका नाम है कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहते हैं, जिसको आप विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किताब है दोस्तों राजनीति पे आधारित एवं प्रशासनिक व्यवस्था पे आधारित। तो जब आप अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो मौर्यन डायनेस्टी के समाज के बारे में, कल्चर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरीके से जब आप कामंदक का नीतिसार पढ़ेंगे तब उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसी तरीके से जब आप कल्हन के लिखी किताब जिसका नाम है राजतरंगिणी तो पढ़ेंगे तो कश्मीर के इतिहास का इसमें जिक्र किया गया है। कश्मीर का कैसा समाज है, कश्मीर का कैसा राजनीति है उस दौर का, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद आप यदि कीर्ति कौमुदी पढ़ेंगे सोमेश्वर की लिखी हुई तो इसमें उस समय की समकालीन सामाजिक दशा का चर्चा किया गया है। उसके बाद आप देखो विशाख दत्त ने लिखा था एक किताब जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, जो कि एक प्रकार का नाटक था। तो यदि आप ये पढ़ेंगे तो उस दौर की कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। उसके साथ साथ मैंने 5वें नंबर पर लिखा पाणिनि ने पहली बार, ठीक, पाणिनि ने पहली बार संस्कृत में लिखा एक अष्टाध्यायी, ठीक है, और ये एक तरीके का संस्कृत व्याकरण पे लिखा हुआ टीका था। तो आपसे सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आपसे मिलाने के लिए पूछ दिया जाता है, एक तरफ पाणिनि लिखा रहेगा, दूसरी तरफ अष्टाध्यायी लिखा रहेगा, आपको इसमें मिलान करना होता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा ये सारे चीज़ें फैक्चुअल है, तो आप याद करने की कोशिश कर लेंगे, याद कर लीजिएगा। बाकी एक एक चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ पे जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ध्यान रखेंगे कि पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी। तो इससे भी उस दौर के, यह पुष्यमित्र शुंग के समय का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो पुष्यमित्र शुंग के समय कैसा समाज था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी हमें बहुत मदद करता है। आगे आते हैं। अब मैंने बताया कि महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, ठीक है। तो पतंजलि योग गुरु हुआ करते थे। सवाल यह आएगा कि पतंजलि योग गुरु हुआ करते थे, तो पतंजलि कौन से गुरु थे? योग गुरु, जो अभी रामदेव चलाते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, पतंजलि से सवाल यह आएगा कि पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी थी, तो वो लिखी थी महाभाष्य। महाभाष्य एक प्रकार का टीका था दोस्तों, ठीक है। टीका का मतलब होता है उसका एक अलग एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो उस पर वो टीका लिखा था, किन्होंने? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। तो मैंने बोला कि इसमें मिलाने वाला सवाल आता है, इसीलिए इसमें आप तुक्का वगैरह लगा नहीं सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप चीज़ों को याद कर लें। उसके बाद प्रबंध कोश नाम की किताब लिखी राजशेखर ने, ठीक है। उसके बाद हर्षचरित। तो चरित शब्द का अर्थ समझिए, चरित का अर्थ होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में लिखी गई किताब। जैसे मैंने बताया था पहले एपिसोड में, पहले वीडियो में, कि प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र। उसी तरीके से चरित का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा में लिखी गई उसकी जीवन गाथा। तो जब हर्षचरित वानभट्ट लिखेगा तो वानभट्ट जो हर्ष का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो वानभट्ट ने हर्ष के जीवन पे किताब लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। इसमें हर्ष की कहीं पर भी आलोचना नहीं की गई है, क्योंकि इसका नाम ही है हर्षचरित, तो इसमें हर्ष की प्रशंसा ही प्रशंसा की गई है। और जो कोई भी किताब रहेगा जिसके लास्ट में चरित लगा रहेगा तो उसमें उसकी प्रशंसा होगी। जैसे रामचरितमानस, ठीक है, तो उसमें भी अब भगवान राम की प्रशंसा की गई है। उसी तरीके से किसी भी चरित के आप जाओगे, वी क्रमांक देव चरित किसी ने लिखा तो उसमें वी क्रमांक के बारे में प्रशंसा की गई है। अब यहाँ पे आते हैं बुद्ध चरित। तो बुद्ध के जीवन पे लिखी गई, बुद्ध के प्रशंसा में लिखी गई किताब है। किसने लिखा है? तो अश्वघोष में। अब इसमें बुद्ध के बारे में कोई ये क्रिटिक्स बन करके नहीं लिखेंगे, प्रशंसक बन करके लिखी जा रही किताब है। तो ध्यान रखिएगा, चरित बन करके जो भी किताब लिखा जाएगा लास्ट में लगा करके, वो सारे के सारे प्रशंसा में लिखे गई उनकी जीवन पे किताबें हैं। और जैसे 1-2 किताब और मैं बताता हूँ, इन्होंने वो है वी क्रमांक देव चरित, मैंने बताया अभी बोला, वो बिल्हन की लिखी हुई है। इससे सवाल पूछे गए हैं, एक सेकेंड, वी क्रमांक देव चरित, ठीक है।
और एक दो किताब लिख लें, मैं बोल देता हूँ। जैसे आप लिखोगे पृथ्वीराज के बारे में, ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा है किसने? जयानर ने, ठीक है। उसी तरीके से रामचरित लिखा है किसने? संध्याकर नंदी ने। उसके बाद एक किताब और आप लिख लो, जैसे उपाश्रय काव्य, ठीक है, उपाश्रय काव्य लिखा है किसने? हेमचंद ने। तो ये तमाम किताबें हैं जिसको अलग अलग राइटर ने सभी ने मिलकर के लिखा है। और ये सारे के सारे किताब दोस्तों हमारे लिए गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि साहित्यिक स्रोत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे, जिसके बारे में हमने बताया था कि एक तो धार्मिक स्रोत बताया था, जिसमें दो मैंने बात किया था। पहला ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, उसके बाद गैर ब्राह्मण ग्रंथ में बात किया जैन एवं बौद्ध साहित्य के बारे में, और उसके बाद हमने बात किया आपसे गैर धार्मिक स्रोत के बारे में, जिसमें डिफरेंट टाइप के राइटर ने डिफरेंट टाइप की किताबें लिखी, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आते हैं आज के साहित्यिक स्रोत के तीसरे एवं अंतिम हिस्से पे, और वह तीसरा हिस्सा है जिसको मैंने बोला था विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एंशिएंट इंडिया में जो कोई भी विदेशी व्यक्ति आ रहा है ट्रैवलर बन करके घूमने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए आ रहा है, वो सारे के सारे कुछ न कुछ यहाँ पर लिख करके छोड़ कर जाएंगे। वो सारे के सारे लिखित सोर्सेज विदेशी साहित्य के अंतर्गत आएंगे, उनको काउंट किया जाता है। जैसे इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एंशिएंट इंडिया में मूल तौर पे 3 देशों से लोग चल करके आ रहे हैं। पहला यूनान, दूसरा चीनी, और तीसरा अरबिक। तो आप ध्यान रखिएगा कि अरबी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप मोहम्मद बिन कासिम तक 712 AD तक यदि एंशिएंट इंडिया को मानते हैं तो अरबी भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, अरबी के बारे में अभी आपको पढ़ना है। तो अरबी जब आए तो इसमें मुख्य तौर पे कौन कौन आदमी थे? पहला नाम बहुत फेमस नाम है, जिसका नाम है अल बेरूनी। आप शायद इसको जानते होंगे, जिन्होंने तहकीक ए हिंद नाम की किताब लिखी थी। अल बेरूनी के बाद अल मसूदी, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं सुलेमान, ठीक है। और सुलेमान, यदि ये 3 तरह के लोग हैं दोस्तों, ये 3 नाम है। ये तीनों जो लोग हैं वो अरब से चल करके भारत में आ रहे हैं एंशिएंट इंडिया में। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये तीनों लिख करके जो भी छोड़ कर जाएंगे वो सारे के सारे लिखित सोर्सेज किस में काउंट किए जाएंगे? विदेशी साहित्य के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आगे आते हैं, जब अरबिक लोग ये 3 आए तो उसी तरीके से कई लोग जो हैं, चीन से हमारा रिश्ता बहुत ठीक ठाक चल रहा था एंशिएंट इंडिया में। अभी माहौल गर्म चल रहा है लेकिन उस समय बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो अब देखिए कि चीन से कई लोग चल करके आ रहे हैं, जैसे फाहियान आ रहे हैं, जैसे वेनसांग आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप नाम सुन सकते हैं, इत्सिंग का नाम सुने होंगे आप। लवीली नाम का एक व्यक्ति था, वो भी आया था, शायद यह नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। उसके बाद आप नाम सुन सकते हैं, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है सुंगपन, ठीक। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम आप और याद रखें, और उस व्यक्ति का नाम है मातवालिन। यहाँ दिख रहा है, चलिए, मातवालिन। अब आपसे सवाल किस तरीके से आता है यह ध्यान रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल यह दे देगा कि निम्न में से कौन सा व्यापारी या फिर कौन सा ट्रैवलर, ठीक है, कौन सा यात्री किस देश का रहने वाला था, या निम्न में से कौन सा यात्री चीन का रहने वाला था, चीन से चल कर आया था, या निम्न में से कौन सा यात्री अरब से चल कर के आया था। तो चीन से कौन कौन चल के आया था? पहला फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आता है। वेनसांग आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसी तरीके से इत्सिंग आता है, लवीली आता है, और सुंगपन आता है, और मातवालिन। ये 5-6 लोग हैं जो चाइना से चल करके एंशिएंट इंडिया में भारत घूमने के लिए आ रहे हैं। तो जब ये लोग भारत भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, यहाँ कुछ दिन बिताएंगे, उसके बाद भारत के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में ये लोग अपने एक्सपीरियंस को किसी किताब के रूप में लिखेंगे, और लिख कर जब वो जाएंगे तो जो बचे हुए लिखित स्रोत हैं वो सारे के सारे सोर्सेज को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तो नाम पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, मैं बार बार इसलिए जोड़ दे रहा हूँ कि आप हमारे साथ लिखो। उसके बाद आते हैं
तीसरे नंबर पे। और तीसरा हमारे पास एक तो अरब से लोग चल करके आ रहे हैं, तीसरा चीन से चल करके, दूसरा चीन से चल करके आ रहे थे, और तीसरा यूनान से चल करके आ रहे थे। ठीक है, यूनानी लोग भी हमारे यहाँ बहुत आए हैं। तो यूनानी लोगों में किनका किनका नाम आया जाता है, जैसे आप ध्यान रखिएगा, पहला व्यक्ति का नाम जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, आपको पता होगा, मन में आपको नाम याद आ गया होगा। तो नहीं याद आया तो फिर इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की है। हेरोडोटस, ठीक है, इनके बारे में याद रखिए। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोला जाता है, हेरोडोटस कहाँ के थे, यूनानी थे, और इन्हीं को इतिहास का पिता कहा जाता है। पहली बार इतिहास लिखने की शुरुआत इन्होंने ही की थी, हेरोडोटस ने। उसके बाद आप एक और नाम सुने होंगे, सारे के सारे शुरुआती दौर के जो हिस्टोरियन हैं वो यूनान से ही निकल करके आ रहे हैं। जैसे टेसियस नाम है, ठीक है, टेसियस। अब एक चीज़ इसी समय ध्यान रखोगे, हेरोडोटस के कॉन्टेम्प्ररी व्यक्ति है जो रोम का रहने वाला है, ठीक है, और उसका नाम है लीवी। लीवी दोस्तों एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है, जो यदि आपसे सवाल आ जाए कि हेरोडोटस के कॉन्टेम्प्ररी रोम का कौन सा इतिहासकार था, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था लीवी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तब आते हैं तीसरे नंबर पे, और टेसियस जो था वो ज्योग्राफर भी था। ध्यान रखिएगा, इस दौर में जो भी व्यक्ति पैदा लेंगे वो सारे के सारे मल्टी टैलेंटेड है, कोई एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है। तो ध्यान रखिए कि हेरोडोटस इतिहास के साथ साथ फिलॉसफी पे भी काम किया है, रिलीजन पे भी इन्होंने काम किया है। उसी तरीके से टेसियस जो है, टेसियस जो, वो ज्योग्राफर भी हैं, वो हिस्टोरियन भी हैं, वो फिलोसफर भी हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, और तीसरा नाम है टॉलमी। टॉलमी फेमस है हिस्ट्री में, किस लिए, भूगोल वेत्ता के रूप में फेमस हैं। लेकिन आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि इतिहास और ज्योग्राफी का बहुत ही करीब का संबंध है, या इतिहास का सभी विषय के साथ करीब का संबंध है, लेकिन इतिहास और ज्योग्राफी का इस तरीके से मानिए कि चोली और दामन का साथ है, ये लोग कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। तो जो अब टॉलमी को देखो कि भूगोल वेत्ता के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन ये हिस्टोरियन के रूप में भी इन्होंने काम किया है, और यह भारत में आए भी थे, इसीलिए विदेशी साहित्य के रूप में इनके द्वारा लिखे गए इनकी रचनाओं को काउंट किया जाता है। उसके बाद और नाम काउंट कर सकते हो, जैसे नियार्कस एक व्यक्ति था। अब नियार्कस कौन था, देखो, अब देखो 323 बीसी में, 323 बीसी में सिकंदर कहाँ से, मेसोपोटामिया से चल करके भारत आता है, और भारत में अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, बल्कि ब्यास नदी के उसी तट पे रुक जाता है। तो जब वहाँ पे रुक जाता है तो इधर का जो साम्राज्य है वो अपने स्थल सेना का सेनापति जो था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जिसकी बेटी सेंट हेलेना से बाद में आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है। तो वो था, और जल सेनापति था, ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति भी था, उसकी नौसेना भी बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में लगातार कई सारे युद्ध भी जीते थे, इसलिए उसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। तो आप ध्यान दोगे कि उसका जल सेनापति का नाम था नियार्कस, और नियार्कस भी कहाँ का था, यूनान का ही रहने वाला था। तो जब यूनानी लोग में नियार्कस को भी काउंट किया जाएगा, तो नियार्कस जो भी रचनाएं, जो भी कुछ लिखेंगे, और वो भारत के लिए यूनानी साहित्य के रूप में, विदेशी साहित्य के रूप में, लिटरेरी सोर्सेज के रूप में काउंट करेगा, मदद करेगा। आगे आते हैं, नियार्कस के बाद और आप नाम ले सकते हो मेगास्थनीज का। ये इतना फेमस नाम है एंशिएंट इंडिया का, आप निश्चित तौर पे सुने होंगे। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो आपसे सवाल आता है कि मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम है, इंडिका, और उससे किस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उस काल के समाज के बारे में, उस दौर में महिलाओं की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, क्या नौसेना था या नहीं था, प्रशासन में कितने अधिकारी थे, कितने अध्यक्ष थे, वैश्यालय था तो वैश्यालय का हेड कौन हुआ करता था, और जब मगध जो मौर्यन डायनेस्टी चल रहा था तो उसका राजधानी कहाँ था, कैसे राजधानी का परिवर्तन हुआ, कौन कौन से राजा हुए, उन तमाम चीज़ों के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में चर्चा की है। ठीक है, और इस इंडिका में इन्होंने स्पेशली पाटलिपुत्र के बारे में बताया। उस समय पटना, आज जो पटना है उसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, तो पाटलिपुत्र के बारे में स्पेशल विवरण दिया किसने, मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में। आगे आते हैं, और अगला नाम है वो भी बहुत फेमस है, और वो फेमस नाम है अरिस्टोबुलस। यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको,
अरिस्टोबुलस जोग्राफर के साथ साथ यह भी एक हिस्टोरियन है। तो अरिस्टोबुलस का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन है भारत के सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद और इसमें कोई और नाम है नहीं मेरे ख्याल से। हाँ चलिए इतना काफ़ी है। ये 1 2 3 4 5 6 नाम, यदि 6 नाम यूनान से है, इम्पोर्टेंट नाम है, यदि आप इसको रख पाते हैं, याद रख पाते हैं, तो आपसे एग्ज़ाम में जब सवाल आएंगे तो एक भी सवाल आपसे छूटने वाले नहीं हैं। ये ध्यान रखिए कि 100% की गारंटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखो कि यदि आप इतने चीज़ों को पढ़ लेते हो तो 80 से 90% सवाल आप इस चैप्टर से आने वाले चीज़ों को आप कवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का यह तीनों सोर्स आपको समझ में आया होगा विदेशी साहित्य में, अरबी, चीन और यूनानी। अरबी में कौन कौन, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े आज। पहला चीज़ हमने पढ़ा कि 3 तरह के लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, पहला धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक और तीसरा विदेशी। धार्मिक में 2 पढ़ा मैंने, पहला पढ़ा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ और दूसरा पढ़ा गैर ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण में कौन कौन, वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, उसके बाद जितने भी वेद हुए उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर गैर ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में 2 चीज़ें, पहली चीज़ जैन साहित्य और दूसरा चीज़ बौद्ध साहित्य। उसके बाद हमने पढ़ा गैर धार्मिक साहित्य, और गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, उसमें पढ़ा चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ा, उसके बाद हमने कामंदक का नीतिसार पढ़ा, उसके बाद बाणभट्ट का हर्षचरित पढ़ा। ये सारे तमाम चीज़ें जो थी उसको हमने पढ़ा किसमें, गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत। उसके बाद तीसरे में हमने पढ़ा विदेशी साहित्य के बारे में, जो लिटरेरी सोर्सेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा 3 लोगों के बारे में, 3 देश से आए हुए लोगों के बारे में। पहला अरब से आए हुए लोग, दूसरा चीन से आए हुए लोग, तीसरा यूनान से लोग आए हुए लोग। तो ये तीनों लोग इंपॉर्टेंट हैं। अरब से मैंने 3 लोगों के बारे में पढ़ा, एक तो अल-बेरूनी जिसने तहकीक ए हिंद किताब लिखी, उसके बाद पढ़ा हम अल-मसूदी के बारे में, उसके बाद सुलेमान के बारे में पढ़ा। चीन के बारे में हम लोग पढ़ा, चीन से कौन कौन आया, फाहियान आया, वेनसांग आया, इत्सिंग आया। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें कि मातवालिन आया और सुंगपन आया, ठीक है, तो 5 लोग। उसके बाद यूनानियों में से 5-6 लोग पढ़ा, जिसमें से नियार्कस है, हेरोडोटस है, उसके बाद टेसिटस है, उसके बाद मेगास्थनीज है जो बहुत फेमस व्यक्ति हुआ, और उसके बाद हमने पढ़ा था टॉलमी के बारे में जो ज्योग्राफर के साथ साथ हिस्टोरियन था, और लास्ट में पढ़ा था अरिस्टोबुलस के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को पॉज करने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार यदि आप हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। यदि उनके सिलेबस में इतिहास विषय को शामिल किया गया, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि वो सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो अपने GS पेपर के लिए, इतिहास के लिए हमारे साथ जुड़ें। और वैसे छात्र जो इतिहास से UGC नेट कर रहे हैं तो चैनल ही उनके लिए स्पेशली है। और उसके बाद वैसे छात्र जो किसी और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में इतिहास शामिल है तो वो हमारे चैनल के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। यह चैनल उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वैसे तमाम छात्र जो UGC नेट की तैयारी किसी और विषय के साथ कर रहे हैं इतिहास के अलावा, तो वह हमारे साथ पेपर 1 के लिए निश्चित तौर पर जुड़ सकते हैं। मैं पेपर 1 की तमाम तैयारियाँ, तमाम वीडियोज़ उनको उपलब्ध करवा दूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।